नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट हैं, बिरेन दांग। ही इज़ अ यंग चाइल्ड प्रोडिजी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र से संगीत का रास्ता अपनाया। इन्होंने कई सारे रियलिटी शोज़ में भाग लिया है और इनफैक्ट तारे ज़मीन पर रियलिटी शो के विनर भी रह चुके हैं। बिरेन दांग की परफॉर्मेंसेस की हम जब बात करते हैं, हम द ओनली वर्ड इज ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। इतना एनर्जी, इतने जोश के साथ, इतने कम उम्र से उनकी जो स्टेज प्रेजेंस है, जिस तरीके से वो ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करते हैं, बहुत ही अद्भुत है। इस इतनी कम उम्र में इतनी समझ होना। आज हम बिरेन का स्वागत करते हैं। नमस्ते बिरेन, बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो में। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए और मैं चाहता हूं कि आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करके कैसे आपका जर्नी रही है, क्या आपके चैलेंजेस रहे हैं, उसको एक बार डिस्कस करें, जैसे लोगों को पता चले कि कैसे व्हाट इट टेक्स टू बी एन आर्टिस्ट एंड अ परफॉर्मर और कैसे ये स्किल हम ओवर टाइम डेवलप कर सकते हैं। तो बिरेन, पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक भजन से स्टार्ट करें। बिल्कुल, किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत हमेशा भगवान के नाम से ही करनी चाहिए। तो जो सुख राम भजन में पाया जाता है वो किसी बॉलीवुड गाने में नहीं है, किसी गाने में नहीं है। तो आप थोड़ा तानपुरा दे दीजिए और सब ऑनलाइन व्यूअर्स भी तालियों के साथ ही एंजॉय कीजिएगा अपने घरों में। जो सुख पायो राम भजन में हो, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में हो, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागे मेरो यार फकीरी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक में मिलेगा, आखिर ये तन खाक में मिलेगा, क्यों फिरे मगरूरी में हो, क्यों फिरे मगरूरी में। मन लागे मेरो यार फकीरी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में। आपका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस था कहीं भी, किसी भी स्टेज में, जब फर्स्ट टाइम आपने मंच पर कभी परफॉर्म करा है, तो आपको कौन सी फीलिंग आई? मतलब क्या लगा आपको स्टेज पे चढ़ के? मैं ये जानना चाहता हूँ पहले तो सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, एक मौका दिया। और आज ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले दिल पर हाथ रख के कहता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सबसे पहला सच ये है कि आज स्वर्णिम भैया बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब पहले सवाल का जवाब के साथ शुरुआत करते हैं। थोड़ा जरूरी था। तो अब पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि मेरा स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस कैसे रहा, कहाँ हुआ। तो बेसिकली क्या था, जब मैं मतलब अभी भी छोटा ही हूँ, लेकिन जब थोड़ा और छोटा था तो मैं डांस किया करता था। मेरा इंटरेस्ट डांस में बहुत ज़्यादा था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई हुई थी और डांस में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन एक कहीं ना कहीं मन में इंटरेस्ट था कि जहाँ भी माइक देखता था तो माइक जाकर पकड़ लेता था और गाना गाना शुरू कर देता था। नहीं देखता था क्या मौका है, क्या माहौल है। तो ऐसे ही करते 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 जब एक दिन वो डांस जो एकेडमी थी उसका एनुअल डे था, तो उस दिन वहां पर सब बच्चों ने डांस किया। मैंने भी किया, लेकिन सेहत की वजह से उतना अच्छा कर नहीं पाया जो मेरी सेहत है। तो मेरे को वहां पे माइक दिखा, तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता थी ये चीज, लेकिन मैंने वो माइक पकड़कर उस दिन अपना जिंदगी का फर्स्ट सॉन्ग गाया था, जो कि यो यो हनी सिंह का रैप था। अच्छा। तो उस दिन से मेरे पेरेंट्स को लगा कि हाँ, म्यूजिक में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है मेरा। और ये एक किस्सा नहीं है, एक किस्सा और ही काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, जो कि मेरे पेरेंट्स के लिए रहा होगा उस वक्त। हाँ जी। हम लोग किसी के भोग पर गए थे। भोग आप समझते हैं, पंजाबी में है ना। बिल्कुल, हाँ। तो हम लोग किसी के भोग पर गए थे, तो वहां पर जो पंडित जी श्लोक वगैरह पढ़ रहे थे वो माइक पे ही श्लोक पढ़ रहे थे। तो जब सब समाप्ति वगैरह हो गई तो सब लोग बाहर लंच करने चले गए। तो मैंने उसी माइक पर जाकर हनी सिंह का एक रैप शुरू किया कि आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है। और ये सब वहां पर करा मैंने। तो पेरेंट्स को ये चीज से समझ आ गई थी कि माइक देख के उसकी तरफ इंटरेक्ट होता है। हाँ जी, हाँ, तो उस दिन पंडित जी ने भी आकर कहा पेरेंट्स को, जब लंच कर रहे थे बाहर, कि इसका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, बड़ा होकर सिंगर बनेगा। उन्होंने डांटा नहीं, मतलब उम्मीद तो थी कि डांट पड़ेगी इस चीज के लिए, लेकिन उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने यही कहा, इनकरेज किया। तो वहीं से कहीं ना कहीं वही एक छोटी सी परफॉर्मेंस थी जिससे कि कहीं ना कहीं पता चला कि हाँ, सिंगिंग में इंटरेस्ट है और आज थोड़ी बहुत सिंगिंग कर रहा हूँ।
नहीं, बहुत अच्छा आपने, सबसे बड़ी बात आप बहुत ऑनेस्टली आपने बताया कि कैसे इसकी शुरुआत हुई एट अ वेरी अर्ली एज, आई मस्ट से आल्सो, सिंस यू आर जस्ट अभी आई थिंक यू आर 16 इयर्स Yes. राइट नाउ, बट स्टिल एट सच एन अर्ली एज आपको इतनी समझ और इतनी सूझबूझ के साथ आप जवाब दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात, मतलब ये चीज़ लगी मुझे। बट मोर इम्पोर्टेंटली मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये संगीत की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट करी, जब आपको लगा कि नहीं संगीत शायद मेरी रुचि है और मेरे को ये शुरू करना चाहिए, तो तब आपने मतलब कैसे इसको परस्यू करा, कि आपने कोई गुरु ढूंढा या आपने कैसे म्यूजिक को सोचा कि नहीं इसको अब थोड़ा सा सीरियसली थोड़ा सा इसमें अपना रुचि डाली जाए, तो कैसे आपने उसको स्टार्ट करा? बिल्कुल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट डांस में ही ज़्यादा हुआ करता था, हम्म। तो पेरेंट्स ने वो सब चीज़ें देखकर कि माइक की तरफ कितना इंट्रैक्शन है, कितना गाने गाने का मेरा मन करता है, एक तरह से मुझे इस म्यूजिक के महासागर में धक्का दिया। अच्छा। लेकिन जो मेरे गुरुजी हैं श्री सुधांशु बहुगुणा जी, जिनसे मैं अभी सीख रहा हूँ, उन्होंने मुझे उस महासागर में तैरना सिखाया। एक उनका हाथ था जो कि मेरे सर पर रखा गया, उन्होंने मुझे सिखाया, और किस तरह से मैं धीरे धीरे कर 2 रियलिटी शोज में आया, एक का विनर भी बना। हाँ जी। तो जो गुरुजी हैं मेरे श्री सुधांशु बहुगुणा जी, उनका मेरी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में, क्योंकि मुझे म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता था जब मैंने उनके पास ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने मुझे धीरे धीरे बताया स्वर क्या होते हैं, ताल क्या होता है, राग क्या होता है, इन सब चीजों का ज्ञान मुझे उन्हीं से मिला। अच्छा। तो कहीं ना कहीं गुरु जी जो है वो मेरी लाइफ में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मेरा सिंगिंग में उतना इंटरेस्ट हुआ नहीं करता था। एक माइक देखकर गाना और एक प्रोफेशनली सिंगिंग करना बहुत अलग अलग चीज़ है, रहता दोनों अलग है, चीज़ तो है, वो बिल्कुल। सिखाने में बिल्कुल गुरुजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत आपने बहुत बड़ी बात करी कि गुरुजी का बहुत एक इम्पोर्टेंस रहता है, किसी भी आप फील्ड चाहे कोई भी चूज़ करें, एक सही गुरु का मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा मुझे लगा ये जान के। बट ये रियलिटी शो जो आपने अभी मुझे मेंशन करा, मुझे पता है कि आपने कितने सारे बड़े हमारे देश के बड़े-बड़े रियलिटी शोज़ में आपने पार्ट लिया है सिंगिंग के, तो आप मुझे ज़रा बताएँगे कि ये कैसे, हाउ डज़ इट वर्क, कि आप कैसे वहाँ पे अपने अप्रोच करा और हाउ डिड यू गेट थ्रू टू द रियलिटी शो? सो बेसिकली क्या था, फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 10 मैंने शुरू कर दिया था ऑडिशंस देना। अच्छा। एंड मेरे मदर फादर का इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो सुबह सुबह 6 बजे लाइन में लगना और रात को 2-2 बजे उन ऑडिशंस में बारी आने तक लेकर वो मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं जैसा भी परफॉर्म करता था मेरा साथ देते थे। धीरे धीरे कर जब मेरी एज 10 हुई तो मेरे को चांस मिला सुपरस्टार सिंगर में। अच्छा। जिसमें कि यहाँ से 3 राउंड क्लियर करे, देन मुंबई गया, वहां पे 3 राउंड क्लियर करे बिफोर कमिंग ऑन टीवी। यहाँ से 100 बच्चे जाते हैं इतने पूरे इंडिया से, वहां जाकर वो 100 में से 30 सेलेक्ट होते हैं बिफोर कमिंग ऑन टीवी, देन उन 30 में से 16 सेलेक्ट होते हैं। तो ये एक जर्नी थी जो इस तरह से शुरू हुई। और अप्रोच की बात रही तो जो भी ये सब पोस्ट वगैरह आती थी उनको देखकर लाइंस में लगना, वहां पे खड़े रहना और ऑडिशंस देना, इन्हीं सब चीजों से धीरे धीरे कर एक शुरुआत हुई आपकी। नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी, मतलब एट अ वेरी यंग एंड डेलिकेट एज आई वुड से, जब बच्चों को मोस्टली पता भी नहीं होता कि उनको क्या करना है, आपने उस समय, एंड डेफिनेटली पेरेंट्स का तो इतना बड़ा सपोर्ट रहा है इस चीज में आपकी जर्नी में, कि जहां उन्होंने आपको कभी ये नहीं बोला कि नहीं शायद ये नहीं होगा, उन्होंने आपको इनफैक्ट पूरा इनकरेज करा है। सो दैट्स कमेंडेबल पार्ट, दैट्स द कमेंडेबल पार्ट ऑन पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स। और मैं ये चीज़ ज़रूर जानना चाहता हूँ कि जब आपने ये रियलिटी शो जो आपने तारे ज़मीन पर करा था, जो जिसके आप विनर भी रहे हैं, जब आपने शंकर महादेवन जी की टीम में के भी आप पार्ट थे, तो ये एक पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली रियलिटी शोज में अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग भी बहुत चीजें सीखने को मिलती बिल्कुल बिल्कुल। ये एक वैसा ज्ञान है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई आपको सिखाएगा नहीं, ये एक एक्सपीरियंस के साथ साथ आप गेन करते हो। बिल्कुल। तो उस रियलिटी शो में जाकर मुझे पता चला कि किस तरह से एक चैलेंज चल रहा है जिसमें सब लोग ही विनर हैं। हाँ। एक रेस चल रही है जिसमें सभी विनर हैं, सभी अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, लेकिन उसमें से भी एक बंदे को अलग स्टैंड आउट होना है, एक बंदे को अलग दिखना है, वो कितना मुश्किल है। टीवी पर जो 5 मिनट का एक हमारा टेक आता है, परफॉर्मेंस आता है, उसके पीछे वो 50 घंटे की मेहनत है। बिल्कुल। तो वो सब चीजें वहां पर जाकर ही मुझे सीखने को मिली। और अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग मैं बात करूं, कितनी ही चीजें हैं कि एक स्टेज पर जाकर खड़े रहना इटसेल्फ बहुत मुश्किल है। कई लोग सिर्फ इस वजह से
सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं, वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, उनके टॉकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खाली कमरे में गा पा रहे हैं। हाँ। जब बहुत ऑडियंस आ जा रही है सामने तो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। वो सब चीजें उन्हीं बड़े स्टेजेस पे जाके कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। और अगेन शंकर महादेवन जी जज थे, जोनिता मैम जज थी, टोनी भैया जज थे, इन सब लोगों के एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं सीखने को काफी कुछ मिलता है ऐसे शोज में जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को छेड़ा है कि अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग, बिकॉज बहुत लोग समझते हैं कि सिर्फ सिंगिंग आपने को अच्छी आती है तो आप बस बिल्कुल सिलेक्ट हो गए, बट नहीं, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू सिंगिंग आई थिंक, 100%. एंड एट अ वेरी टेंडर एज आपने इस चीज को समझा है। तो जब आपने ये रियलिटी शोज की जब दुनिया को आपने जब टटोला है, तो इसमें क्या स्क्रिप्टिंग का रोल है कि क्या है कि इसमें स्क्रिप्टिंग होती है, या क्या बहुत बार सुना है मैंने बिल्कुल कि स्क्रिप्टिंग होती है, Yes, या एक तरह से 100%. आजकल तो रील्स पे भी काफी चला हुआ हाँ है एग्जैक्टली, scripting को बहुत लेकर। सारे टॉक्स चल रही हैं Yes, इसके yes, बारे yes, में कि देयर इज अ 100%. लॉट ऑफ स्क्रिप्टिंग। तो 100%. क्या व्हाट्स द ट्रूथ इन इट मुझे? बेसिकली मैं 3 शोज में आ चुका हूँ अभी तक, हाँ जी। एंड जो जहां तक बात रही है कि मैंने गाना बुरा गाया तो मुझे बुरा सुनने को मिला है, मैंने अच्छा गाया तो मुझे अच्छा सुनने को मिला है, अच्छा। वो मेरे साथ रहा है। लेकिन अगेन कमिंग ऑन द पॉइंट कि हम वो 5 मिनट की परफॉर्मेंस करते हैं और उसके पीछे की जो 50 घंटे की मेहनत है वो तो टीवी पे नहीं ही दिखाई नहीं जा रही दिखाएंगी, है। बिल्कुल। तो हर बंदे को लगेगा कि वो स्क्रिप्टेड, ये 5 मिनट का गाना है, उसमें ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं, वो सब हो रहा है। उसके पीछे की डेडिकेशन, उसके पीछे का हार्ड वर्क, उसके पीछे की जो जर्नी है उस गाने को प्रिपेयर करने की। बेसिकली रियलिटी शोज कितने रियल हैं और कितने फेक है इस बात पे तो डिस्कशन कर ही नहीं सकते, लेकिन रियलिटी शोज असली में टफ बहुत ही ज्यादा है। वहां पर पहुंचना, उसके बाद उस स्टेज पे खड़े रहना, एंड स्क्रिप्ट, अब मैं स्क्रिप्ट की बात करूं कि स्क्रिप्ट बन गई है, लेकिन मैं उस दिन बुरा गा दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट मेरे अच्छे गाने की बनी हुई है, तो हाउ कैन दैट बी टेलीकास्टेड ऑन टीवी ना? मैंने तो बुरा गा दिया, अब तो जनता के हाथ में है, वो स्क्रिप्ट में अच्छा भी बोल देंगे तो जनता मेरे को बाहर निकलवा देगी उस शो से। तो मुझे मतलब मैं 3 शोज में जा चुका हूँ, हो सकता है स्क्रिप्ट हो, बट मैं जिन शोज में गया हूँ अभी तक, सुपरस्टार सिंगर, तारे ज़मीं पर एंड जी टीवी स्वर्ण स्वर भारत, इन तीनों शोज में मेरे को ऐसा अभी तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं फेस करा है। तो that's commendable. Usually we always hear the other side कि अच्छा Yes, कि हाँ exactly. हमेशा स्क्रिप्ट होती है, बट अगर आपको ये पूरा एक्सपीरियंस एक एज अ पार्ट ऑफ द होल थिंग मिला है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। बट मैं एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ जानने में यूजुअली कि आप जब ये रियलिटी शोज में जाते हैं एंड आप इतने बच्चों को देखते हैं जो जो लाइन में खड़े हैं, जैसा आपने बताया घंटों घंटों खड़े होते हैं, उसके बाद शायद मौका मिलता है, तो इसमें से बहुत लोग जो शायद नहीं जीत पाते, उनका मोरल कैसे रहता है? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही एक यंग एज है, टेंडर एज रहती है, तो हाउ डू यू थिंक दे हैंडल रिजेक्शन? सो बेसिकली जो मेरा फर्स्ट शो था दैट वाज अ रिजेक्शन फॉर मी आल्सो। मैं टॉप 16 तक सिलेक्ट हो गया, मतलब इट वाज अ बिग थिंग फॉर माय फैमिली कि मैं टीवी पर आ रहा हूँ। इतने ऑडिशंस देने के बाद, इतना लाइनों में खड़े रहने के बाद, आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप टीवी पर आओगे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कर आया ऑडिशन में, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। वो कॉल आई, हम लोग गए, हम लोग ने टॉप 30 को पार करा, देन टॉप 16 में इट वाज अ रिजेक्शन फॉर मी। मेरा मन जरूर उदास हुआ। अब आपको लगता है आप इतने बड़े स्टेज पर पहुंच के इतना जल्दी आउट हो रहे हो, तो मतलब क्या वो हुआ, एक डिसअपॉइंटिंग सा होता है कि इतना पास तक जाकर भी वहां तक नहीं पहुंच पाया, जहां तक पहुंचता था। लेकिन एक जिद पैदा हो जाती है उस रिजेक्शन से कि अब मुझे बस करके दिखाना है, एंड उसके ही नेक्स्ट शो में आप सबके आशीर्वाद से फिर मैं वो जीता भी क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ उस पिछले शो से सीखने को मिला कि मैंने कहाँ गलत किया, कहाँ मैं लैग कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन से अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, रिजेक्शंस को या तो दिल पे ले लेना चाहिए और फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आगे जाकर हम कुछ कर सकें, और रिजेक्शन से सीखना ही चाहिए। मेरे ख्याल से रिजेक्शन से डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात ये टू अंडरस्टैंड है, स्पेशली फॉर यंग किड्स जो लोग टेक पार्ट इन रियलिटी शोज, इवन जो पार्ट नहीं लेते या सीख रहे हैं एट दिस एज। मैंने देखा इवन एट द स्मॉलेस्ट लेवल भी बच्चे कई बार निराश हो जाते हैं जब उनकी शायद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी बात बोली कि या तो उसको इतना पर्सनली लेके करो कि नहीं, मेरे को अब इंप्रूव करना है, अपने आप को बेटर करना है। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग बात है। इसी के साथ मैं जरा ये भी मुझे आप बताओ एक बार अपने बारे में कि आपका फेवरेट जॉनर क्या है? आपने बॉलीवुड तो गाते हुए मैंने आपको सुना है, बट आपका फेवरेट जॉनर कौन सा होगा? बेसिकली मेरा फेवरेट जॉनर पहले तो सैड सॉन्ग्स हुआ करता था, लेकिन अब सूफी ही है। अच्छा, सूफी। हाँ जी। और सैड सॉन्ग्स पहले क्यों हुआ करता था और अब क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि सैड सॉन्ग्स गाने के लिए दिल टूटना जरूरी है।
दिल टूटने के लिए दिल लगाना जरूरी है, दिल लगाने के लिए स्मार्ट दिखना जरूरी है, स्मार्ट में दिखता नहीं हूँ तो सैड सॉन्ग्स का जॉनर तो मैं पकड़ ही नहीं पाया। तो वो सैड सॉन्ग्स का जॉनर जब मैंने छोड़ा तो उसके बाद मैं सूफी पे आया, जिसके लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, सूफी के लिए तो सूफी होना ही जरूरी है। तो बस अब वो सूफी सॉन्ग्स का ही जॉनर पकड़ लिया और उन्हीं में थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को ढाल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद थोड़ा ओवर द इयर्स डेवलपिंग इंटरेस्ट भी है, बिल्कुल। तो शायद विद टाइम चेंजेस और आए, बदले, और बिल्कुल एक दिन डेफिनेटली आप सैड सॉन्ग हो, नॉट दिल तोड़वा के बट अपने आप एक्सपीरियंस करके उसका शायद कन्वे करके आप उसको कर पाओ। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और मुझे एक चीज और जरा जाननी है कि आपने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि आप अपने रियलिटी शोज में जब गए हो तो इसमें फैमिली का आपका स्टार्टिंग में आपने बताया बहुत सपोर्ट रहा है, बट किस तरीके से फैमिली का और स्कूल का क्या सपोर्ट है? क्योंकि स्कूल कैसे मैनेज करते हो आप? क्योंकि आई नो दिस अबाउट यू कि आप इतने जब रियलिटी शोज जाते हो तो महीनों का सेटअप होता है, आपको मिस करना पड़ता है, तो हाउ डू यू मैनेज स्कूल एंड हाउ डज योर फैमिली प्ले अ रोल इन ऑल दैट? सो बेसिकली फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था मेरे उसमें वो था कि वहां पे जाकर ना आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है इतने बच्चे देखकर। उनमें आपको हमेशा लगता है कि मैं तो टॉप 30 है तो मैं 30वें नंबर पे ही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे मम्मा मेरे साथ गए थे फर्स्ट शो में, उन्होंने हमेशा मेरा एक मोरल अप रखा। मैं जैसा भी गा रहा था, जो भी गा रहा था, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे बुरा गाने पे बोला कि तू बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन उन्होंने मेरा एक मोरल अप रखा हमेशा कि नहीं कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, जैसा है वैसा करना। एंड कमिंग टू माई फादर, मेरे पापा मतलब मेरा जब उनसे बात करता हूँ मेरा एक मूड फ्रेश कर देते हैं। और पेरेंट्स का रोल तो मेरी लाइफ में पेरेंट्स का रोल तो तब से शुरू हो रखा है जब से वो ऑडिशंस की लाइन में लग रहा हूँ। मेरे मम्मा को थोड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनका कभी कभार सर दर्द हो जाता है तो पापा ऑफिस से छुट्टी लेकर लाइंस में लगा करते थे। उन लाइंस में खड़े रहना उस हेडेक के साथ, मम्मी का छुट्टी लेकर पापा का आना ऑफिस स्किप करके, ये सब रोल क्या मतलब मेरे लिए तो भगवान ने एक वरदान था मेरे पास, तो कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिंग थे मेरे लिए, तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद बात करते हैं स्कूल की, तो टचवुड मुझे स्कूल भी बहुत सपोर्टिंग मिला है। आई एम करेंटली स्टडीइंग इन सेंट एंजल स्कूल गुरुग्राम। तो मेरे को कभी भी शोज के लिए जैसे 5-5 महीने अब हम वहां पे रहते हैं, तो पढ़ाई इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग, आप उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो पढ़ाई कवर अप करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस दिलाना, ये समझना कितना मिस हो चुका है, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा मेरे को ग्रास्प करवाना और धीरे धीरे कर कर वो चीजें मुझे याद करवाना, मुझे वो हॉलीडेज ग्रांट करना सबसे पहले, तो बिल्कुल वो सब चीजों में स्कूल ने काफी सपोर्ट किया इन सब चीजों में मेरे को। नहीं, बहुत बड़ा रोल है, मतलब सपोर्ट का अनडिनाइबल इफेक्ट है 100% आपकी, मतलब इवन फॉर योर सक्सेस और इवन टू मे बी अंडरस्टैंड कि आप कहाँ आपका दिशा बन रही है, स्कूल और पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक अनडिनाइबल रोल रहा है आपकी लाइफ में। नहीं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आई थिंक बहुत लोग शायद इसी सपोर्ट को ढूंढते हैं एंड यू आर ब्लेस्ड लाइक दैट, सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, हम अगले जो हमने आज कुछ नया ट्राई कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, एंड एक काइंड ऑफ लाइक अ रैपिड फायर राउंड है, नॉट नेसेसरीली आप बहुत जल्दी जवाब दीजिए। मैं चाहता हूँ आप सोचें और उसके बारे में थोड़ा बताएं, तो वी कैन डू अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया, आज हम एक नया सेगमेंट ट्राई कर रहे हैं, द रैपिड फायर राउंड, ठीक है? यू कैन टेक योर टाइम एंड आंसर इट आराम से, ठीक है? तो मैं द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी फेवरेट रागा और सॉन्ग टू सिंग व्हेन यू आर हैप्पी। फेवरेट राग मेघमल्हार, एंड क्लासिकल सॉन्ग ऑन द सेम राग गरज गरज आज मेघ। बिल्कुल, बहुत ही पॉपुलर भी है और बट बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन भी है, ठीक है? वन फूड यू मस्ट हैव बिफोर और आफ्टर अ परफॉर्मेंस। बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मेंस आई वुड प्रेफर समथिंग जो ऑयली ना हो, तला हुआ ना हो, लाइक समोसे, आलू टिक्की, छोले भटूरे, ऐसा कुछ प्रेफर करूंगा मैं। डेफिनेटली। ओके, वन ऑफ योर funniest or most embarrassing memory on stage? On stage, embarrassing memories. This was one time जब मैं स्टेज पर गया एंड मैं सब अपना प्रिपरेशन करके गया था, अच्छे से गाने के लिरिक्स हाथ पर लिख के लेकर गया था बहुत ही सुंदर तरीके से, एंड स्केल गलत मिला, गाना गलत शुरू हुआ, लिरिक्स गलत गए, एंड माई धोती वॉज अ लिटिल बिट लेंदी, तो मैंने उस धोती में अपना पैर फंसा लिया और इधर उधर लुढ़कता रहा उस स्टेज पे, और वो सेट भी, अब आप स्टेज पे उसको सेट भी नहीं कर सकते ऐसे करके, बट सम पीपल नोटिस दैट एंड दे डीएमड मी कि ऐसा करके आपके साथ हुआ, तो दैट वाज अ लिटिल बिट एम्बैरेसिंग फॉर मी। नहीं, डेफिनेटली, लेकिन मैं ये सब बहुत मजे मजे में ऐसे ही कर लेता हूँ, मुझे तो ये सब वैसे भी करने में मजा ही आता है, स्टेज पे जाके एम्बैरेस हुए तो क्या फिर। एग्जैक्टली, सही बात है। नहीं, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू डील विद इट।
Okay, one word your friends use to describe you off stage. They call me BD. BD. Yes, बिरेन डैंग, हाँ। बट दे कट इट टू BD एंड वो BD भी वो वाला BD में कन्वर्ट हो जाता है, समझ तो गया ऐसा. मैं. Okay, BD. So if not music, what would BD do? BD वुड लाइक टू बी अ ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि वो किसी भी लड़की को देखकर सीटी बजा देते हैं. अपार्ट फ्रॉम जोक्स, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं उसी फील्ड में रहना चाहता हूँ जो कि म्यूजिक से जुड़ी हो, जहाँ पे मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले कर रहा हूँ, या फिर एक्टर, या फिर एक्टिंग, या तो म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर, या फिर एक्टिंग. Okay, if you could collaborate with any artist, dead or alive, international or Indian, who would it be? सो बेसिकली मैंने आपको बताया था, अब चाहे मैं किसी भी जॉनर में आ गया हूँ, किसी भी जॉनर के गाने गा रहा हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत करी थी हनी पाजी के गाने सुन के, हनी सिंह के साथ करके, तो मैं उनके साथ ही कोलैब करना चाहूंगा. एक तो उनका नाम मीठा, एक वो पंजाबी, एक उनके गाने जबरदस्त, एक उनके वीडियो जबरदस्त, तो उनके साथ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा. बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने इस रैपिड फायर राउंड को खेला है आज. थैंक यू सो मच. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपने अभी मुझे जब आपने सूफी मेंशन करा था, तो आई वाज वेरी क्यूरियस टू सी कि आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं. तो आप कुछ मेरे को सूफी में कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल. सूफी में आजकल एक बहुत हिट हो रहा है गाना, कहना गलत गलत, हाँ. छुपाना सही सही. हाँ जी, हाँ. तो वही गाना पसंद करूंगा. आप थोड़ा सा स्केल दे दीजिए. बिल्कुल. ये रोज सोचता हूँ भूल जाऊंगा उन्हें. वाह वाह. जैसे इन्होंने वाह किया, आप सब ऑनलाइन भी वाह कीजिएगा. ये रोज सोचता हूँ भूल जाऊंगा उन्हें, पर कम वक्त यही बात रोज भूल जाता हूँ. वाह वाह वाह. हाँ, दिल लेके मेरा हाथ में, कहते हैं मुझसे वो, हाँ, हो दिल लेके मेरा हाथ में, कहते हैं मुझसे वो, क्या दोगे इसके दाम, क्या दोगे इसके दाम, बताना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना गलत गलत तो छुपाना, सही सही. वाह वाह वाह. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. तो अब तो हमने आपकी सूफी की अदाएं सुन ली हैं और बहुत ही अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया. प्रीटी श्योर एवरीवन जो भी देखेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू. तो मैंने ये अभी हमने बॉलीवुड का, रियलिटी का, और हमने समझा कि कैसे आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी है अभी. पर आपने 300 से ऊपर शोज भी करे हैं एट दिस वेरी यंग एज. तो ज़रा उसके बारे में बताएंगे कि आपने ऑल ओवर द कंट्री आपने ट्रैवल करा है, आपने अलग अलग लोगों के साथ परफॉर्म करा है, इंटरैक्ट करा है. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है स्टेज पे जब चढ़ते हैं? क्या आपको थोड़ी नर्वसनेस होती है, या अगर आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो आपका क्या गोल रहता है, या दिमाग में क्या चल रहा होता है? बेसिकली एक बहुत सुंदर गाना भी है, एक बहुत सुंदर लाइन भी है कि कल हो ना हो. बिल्कुल. ये मुलाकात ना हो, ये मौका ना हो, ये दस्तूर ना हो, शायद ये सुर ना हो मेरे पास, गाने का मौका ना हो, ये स्टेज ना हो. तो मैं यही सोच के चढ़ता हूँ कि क्या पता कल मैं हूँ ना हूँ, कल ये स्टेज हो ना हो, आज तो है ना मेरे पास. तो मुझे आज अपना दिल खोल के परफॉर्म करना है. स्टेज को माथा लगाता हूँ, माथा टेकता हूँ, सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ, और बस स्टेज पे चढ़ जाता हूँ, फिर खुल के गाता हूँ, और बस फिर जब उतरता हूँ तो फिर से प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ कि बस बार बार आप बुलाते रहना. तो जब वो चीज़ आप सोच ही लो कि पता नहीं अब कल फिर से आना है यहाँ पे या नहीं आना, तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है. आपको पता है कि डर डर के गाऊंगा तो वो एक चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि मैं डर के गाया था. अब बस एक बार मैं खुल के गा देता हूँ, और जितने भी लोगों को ये डर है वो निकाल लें इस डर को कि स्टेज पे जाकर सुर बिखर गए तो क्या होगा, लिरिक्स भूल गए तो क्या होगा. वो सब चीजें मैनेज हो जाती हैं ऑडियंस के साथ ही. लेकिन ये चीज सोचकर जरूर गया कि पता नहीं कल हो ना हो. बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको प्रेजेंट करा है, क्योंकि बहुत लोग भूल ही जाते हैं कि वो क्यों स्टेज पे हैं. बिल्कुल. बहुत लोगों को ये रहता है कि हम सुर ताल में कई बार इतना खो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली स्टेज पर हैं, क्यों हैं,
क्या रोल है, और एक्चुअली हम वहाँ पे अपना संगीत आगे पहुँचाने के लिए ही हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल मन में बहुत मतलब ऐसे मैंने सोचा है कि कभी पूछूंगा किसी से, और आज आपसे मौका मिल रहा है पूछने का, कि एक प्राइस पे करनी पड़ती है टू बी एन आर्टिस्ट एट स्पेशली आप जब अपनी यंग एज में आप एक आर्टिस्ट बने हैं, तो एक बहुत बड़ी प्राइस है, और वो शायद द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इन अ वे है, बिकॉज जब आप इतने यंग एज में आप जिस तरीके से आप तजुर्बा बता रहे हैं अपना, आपने बहुत कुछ देखा है एट अ वेरी यंग एज, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ योर टैलेंट डेफिनेटली, बट स्टिल बहुत बार कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि काश थोड़ा सा नॉर्मल भी होता, या थोड़ा काश आसान होता, क्योंकि आसान तो नहीं है बिल्कुल। जो आप करते हैं। तो क्या ये कभी दिमाग में सवाल आता है कि नॉर्मली ठीक था, ये कहाँ किस लाइन में आ गए हम? नहीं, मेरे दिमाग में कभी ये ऐसा आया ही नहीं, ना ही मुझे कभी ऐसा फील हुआ। मैं खेलता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन आई प्ले विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई प्ले विद म्यूजिकल सॉफ्टवेयर्स, आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू सॉफ्टवेयर्स, FL सीख लिया, कभी पियानो सीख लिया, कभी गिटार सीख लिया, आई प्ले विद देम। लेकिन जहाँ आपका सवाल आता है कि बचपन या फिर एक स्टार बनने की चाह, तो मैं वो स्टार बनना चाहूंगा, क्योंकि बचपन तो बुढ़ापे में भी जिया जा सकता है, लेकिन जो स्टार बनने का वक्त है वो अभी ही है मेरे पास, और अभी ही मेहनत करके मैं बन सकता हूँ। तो 100% मैं वो उदय वाली साइड पे जाना चाहूंगा, और बचपन तो मैं बुढ़ापे में भी जी लूंगा। बहुत ही एक अच्छा नजरिया इस चीज को देखने का, एंड दिस आल्सो शोज कि आप बहुत डेडिकेटेड है व्हाट यू आर डूइंग, एंड डेफिनेटली आप स्टार तो अभी ही हैं, और भी बहुत बड़े स्टार बनेंगे नहीं, आगे अभी इन तो टाइम। अभी क्या स्टार है, अभी तो सिर्फ जमीन पर उतरे, अभी तो आसमान पर चढ़ना बाकी बिल्कुल, है, अभी आसमान को भी पूरा अपने उसमें करना है। आसमान क्या, स्पेस तक जाएंगे आप। स्पेस तक जाएंगे आपके साथ। वक्त की बात है, बट बिल्कुल। लेकिन वैसे हमेशा जमीन के साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी बात है, लोग भूल जाते हैं बिल्कुल। कि कई बार आसमान में उड़ते हुए भूल जाते मेरा हैं तो कि वजन ही इतना आसमान में उड़ ही नहीं पाऊंगा कभी। जमीन के साथ ही जुड़ा रहूंगा हमेशा। नहीं, मेटाफोरिकली डेफिनेटली कभी उड़ेंगे आप। और एक चीज़ और, मैं स्पेशली टू पीपल वाचिंग, एंड बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी देखेंगे इसको, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग देखेंगे, तो बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि ऐसे स्पेशली क्वेश्चंस जो उनके एज ग्रुप से रिलेटेड हो। तो एक सवाल जो रहेगा कि बहुत बच्चे शायद गिफ्टेड नहीं होते, या बहुत बच्चे शायद थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं संगीत, बट नेचुरल सेंस होती है, या शायद वो इंक्लिनेशन और पैशन होता है संगीत के टुवर्ड्स। तो उन लोगों के लिए जो शायद थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, या स्टार्ट करते हैं विदाउट नोइंग कि उसमें क्या हो सकता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, सिंस यू आर एट अ पोजीशन जहाँ आपने ये चीज़ को बहुत पर्सनली जिया है? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ बताऊँ या कुछ सिखाऊँ कि कैसे स्टार्ट करें या कैसे एक म्यूजिकल जर्नी बिगिन करें, क्योंकि मैं भी अभी उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं सीख रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं गुरु माँ से सीख रहा हूँ, मैं गुरु जी से सीख रहा हूँ, अभी मैं भी उस स्टेज पर हूँ। लेकिन म्यूजिक स्टार्ट करने की अगेन कोई एज नहीं होती है। आज मेरे गुरु जी के पास 3 साल की बच्ची से लेकर 70 ईयर्स तक ओल्ड एज वाले लोग भी आते हैं, और वो भी सीख रहे हैं म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक सीखा नहीं जाता, म्यूजिक जिया जाता है एक तरह से। म्यूजिक पहले मुझे सुकून दिया करता था, अब मेरा जुनून बन गया है धीरे धीरे। तो उस तरह से ही ग्रेजुअली ही म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ता है, ग्रेजुअली ही आप म्यूजिक में डाइव इन करते हैं, और ग्रेजुअली आपको आने भी लग जाता है। तो मुझे लगता है कि दो मैं भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की टू लर्न म्यूजिक। अगर आप डेली डेली उस चीज को रिपीट करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे उसमें परफेक्शन मिलेगी। बट अगेन मैं भी नहीं हूँ उतना कंसिस्टेंट, शायद तभी कभी कभार मेरे भी सुर फैलते हैं, कभी कभार मैं भी लिरिक्स भूलता हूँ, कभी कभार मैं भी गलत गाता हूँ। लेकिन उन चीज़ों से एटलीस्ट मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, और जो देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ। लेकिन यंग आर्टिस्ट्स में उनको कुछ बताने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उनके पेरेंट्स को ये चीज़ बताऊँ कि किस तरह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा। अगर वो बात ठीक है कि बच्चे मिसबिहेव करने लग जाते हैं, हाथ से निकल जाए, ऐसा पूरी फ्रीडम देने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप जो वो कर रहे हैं एटलीस्ट उनको थोड़ा इंकरेज कर दो, उसमें हल्का सा उनको बढ़ावा दे दो कि हाँ तुम बढ़िया कर रहे हो म्यूजिक में, पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी कंटिन्यू करो, क्या पता वो बंदा सिंगर ही बन जाए, क्या पता वो इसी फील्ड में आगे चला जाए। तो उस यंग आर्टिस्ट से ज्यादा जरूरी है उनके पेरेंट्स को ये चीज मेरे लिए बताना कि जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से सपोर्ट करो, और धीरे धीरे करके ऐसे ही कोई ना कोई आर्टिस्ट बनेगा, ऐसे कोई ना कोई सिंगर बनेगा, ऐसी कोई एक्टर डांसर ऐसे ही बनेंगे। बहुत ही सुंदर बात बोली आपने, ये सपोर्ट का मतलब अनडिनाइबली आपने इसका रोल देखा है
लाइफ में कि कैसे आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहा, एंड यही चीज़ है। इतने बच्चे आते हैं जिन बहुत बार पेरेंट्स आते हैं ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा कितने महीने में सीख जाएगा, बिल्कुल, कितने महीने में exactly. स्टेज पे आ जाएगा, whereas वो समझते ही नहीं है कि ये जिंदगी भर की स्किल है, और ये बिल्कुल। मतलब ये करते करते ही आता है जैसे आपने बताया। बट बहुत अच्छी आपने एक मैसेज दिया है सबको कि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल। प्लीज सपोर्ट करो अपने Please बच्चों को, support गिव देम दैट चांस जो शायद आपको मिला है, और या दे विल हैव द स्काई इज द लिमिट फॉर देम आल्सो। वही तो नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करा अपने ऑडियंसेस को। वीरेन, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं चाहता हूँ कि आप एक हम लोग एक गाने से थोड़ा सा बिल्कुल। एक एंड करें, तो आप ठीक थोड़ा है? गिटार पे साथ दे दोगे तो अरे, और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ, क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या हसर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। इसी के साथ बीरेन, हम आज के एपिसोड की समाप्ति पर आ चुके हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने सारे इंसाइटफुल चीज़ें हमने जानी रियलिटी शोज़ के बारे में, एंड ये पॉडकास्ट बहुत लोग पूछते हैं मेरे से भी कि क्यों स्टार्ट करा है, क्या है, बट आई थिंक आपने जो आज हमें जिस तरीके से बताया, इंसाइट्स थी है, शायद यही हमारा गोल है, टू गेट ऑल दीज इंसाइट्स फ्रॉम पीपल हु हैव एक्चुअली लिव्ड इट, रादर देन जस्ट स्टोरीज जो लोग बताते हैं। आपने ये जिया है, ये आपकी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है कि आपने सुन के कहीं से इसको आप बता रहे हैं। तो ये जो जिया हुआ पार्ट है, ये एक्सपीरियंस, ये कहीं से भी आप छीन नहीं सकते। तो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों तक ये एक्सपीरियंसेस पहुंचाए। आपकी कहानी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा लोगों को ये प्रेरणा भी देती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बीरेन, बहुत ही फन एपिसोड था, इतना अच्छा लगा, इतने सारे एनेक्डोट्स हमने शेयर करे, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बहुत बहुत सक्सेस आपको जल्दी ही मिलेगी। और मैं आपके लिए एक छोटा सा, हमारे पास एक हैम्पर है, खाने की चीजें तो अरे व्हाई नॉट, सबसे बेस्ट चीजें होती है। पंजाबियों को दो ही तो शौक होते हैं, खाना और गाना। बिल्कुल, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा लगा बीरेन आप आज आए, और आप इस पूरी सभा को कुछ गाते हुए एंड करेंगे, चाहे ऐसे ही विदाउट इन योर रॉ वॉइस, आप कुछ भी गाते हुए हम इसको एंड कर सकते हैं। बीरेन, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे प्लीज सब्सक्राइबर्स को बताएंगे टू सब्सक्राइब टू द स्वर्णिम शो। बिल्कुल 100%। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्वर्णिम शो को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी लोग ये आर्टिस्ट लाइन में हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल। तो बीरेन, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए प्लीज़ बताइए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी इस आर्ट लेन के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मीडियम है, बहुत ही यूज़फुल बातें आप लोग तक पहुँचेंगी। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखकर आज के आज कर दीजिएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और इसी माध्यम के थ्रू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्वर्णिम शो। हम इसी तरह हर हफ्ते नए नए आर्टिस्ट्स, नए नए
क्रिएटर्स के साथ हम लोग कोलैबोरेट करते रहेंगे। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपने ओवरवेलमिंग सपोर्ट हमें दिखाया है, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें। हम आपके कोई भी न्यू आइडियाज़ हो, कोई ऑन गेस्ट्स और न्यू टॉपिक्स टू इंट्रोड्यूस, ऑन क्वेश्चंस टू आस्क, प्लीज़ हिट द कमेंट्स, प्लीज़ DM us, टेल अस व्हाट योर सजेशंस आर, वील टेक इट इनटू कंसिडरेशन। हमें बहुत सारे फीडबैक्स अभी भी मिले हैं जिसको हम हर बार कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बाकी हमें सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से बहुत हमारे शो को बढ़ावा मिलता है एंड इट encourages us to keep the show going. And Biren, just like I requested, हम थोड़ा शो को एंड कर सकते हैं कुछ गाते हुए? बिल्कुल ज़रूर। हाँ जी। तो अब जा रहा हूँ तो यही कहूँगा कि आप लोग दुआओं में याद रखना। तो उसी के लिए 2 लाइनें आप सबके लिए गाता हूँ। हो अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। हो ऑडियंस मेरी आ मेरी आ, ऑडियंस मेरी आ मेरी आ, चन्ना मेरे आ बेलिया। बाय बाय।